एग्जाम्पल शुरू करना है अपन को। किसका बेटे? प्लियोट्रॉपी का तीसरा एग्जाम्पल क्या था बेटा? प्लियोट्रॉपी का तीसरा एग्जाम्पल स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस इन, आ जाओ हेडिंग डाल देते हैं, स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस इन मटर, स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस इन पी। तुम में से किसी को चावल का साइंटिफिक नेम पता है? चावल का साइंटिफिक नेम गुरुदत्त बताना जरा। ओराइजा सटाइवा। और मटर का साइंटिफिक नेम पाइसम सेटाइवम। वहां पे सेटाइवा है, इधर सेटाइवम है। आज 11th क्लास के बच्चे पता क्या कर रहे थे? ओराइजा सटाइवम। उन्होंने पाइसम सेटाइवम ओराइजा सटाइवा मिक्स कर लिया, तो ओराइजा सटाइवम चल रहा था उनका। तो मैंने सोचा एक बार तुमसे भी कंफर्म कर लूं। तो हम क्या कर रहे हैं? स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस इन पी। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ, पूरा फोकस, पिन ड्रॉप साइलेंस। स्टार्च क्या है बेटा और कैसे बनता है? बोलो, कल कहाँ था? अच्छा, स्टार्च क्या है बेटे? तुम्हें पता है ग्लूकोज का, भारतीय ग्लूकोज का पॉलीमर है स्टार्च। ये तुम अभी बायोमोलिक्यूल चैप्टर से सीख रहे हो। इसके अंदर अल्फा बॉन्ड है कि बीटा बॉन्ड है? अल्फा बॉन्ड है, ठीक है। और किसके अंदर देखना है हमें? मटर के अंदर देखना है ना। तो मटर के अंदर प्लांट फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनाता है। और अगर उसके पास बढ़िया तरीके से स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम होता है प्रॉपर, तो फिर वो उस ग्लूकोज की ब्रांचिंग करा करा के स्टार्च बना जाता है। पर अगर प्रॉपर स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम नहीं होता, तो एफिशिएंट स्टार्च सिंथेसिस नहीं होता, तो ग्लूकोज की बाइंडिंग प्रॉपर नहीं हो पाती और प्रॉपर स्टार्च ग्रेन नहीं बन पाता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? आगे चलें बेटे। देखो, अब मेरे पास एक जेनेटिक मेकअप ये है, ठीक है। इसे मैं क्या बोलती हूँ कि ये मेरे पास क्या है? पुलकित होमोजाइगस डोमिनेंट लग रहा है कि होमोजाइगस रिसेसिव लग रहा है? होमोजाइगस डोमिनेंट। तो ये मेरे पास कैसा है? होमोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट है। कैसा है? और इस केस में तुम्हें पता है बहुत ही इफेक्टिव स्टार्च सिंथेसिस होता है। क्या बोला मैंने? इस केस में इफेक्टिव, इफेक्टिव स्टार्च, स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस होता है। क्यों यहाँ पे इफेक्टिव स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस होता है? क्योंकि एक एंजाइम मैंने अभी बताया था, कौन सा बेटा? हाँ, वो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम यहाँ पर ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। चलेगा? तो अगर ये केस होता है, तो जो स्टार्च ग्रेन है उसका साइज पता है कैसा आता है? स्टार्च ग्रेन साइज पता है कैसा आता है? कैसा आता है? लार्ज आता है। स्टार्च ग्रेन का साइज कैसा आता है बेटे? लार्ज आता है इस केस में। और जो मेरे पास सीड होता है, सीड, उसका शेप कैसा आता है? उसका शेप अपने पास आता है राउंड। अब मैम ये शेप की बात कहाँ से आ गई? हम तो स्टार्च की ही बात कर रहे थे, स्टार्च बनने की शेप आप कहाँ से ले आए? तो बेसिकली बेटा एक मटर का दाना जो है, अगर उसके अंदर बड़े बड़े साइज के स्टार्च ग्रेन है तो उसकी शेप गोल आएगी। पर उस मटर के दाने के अंदर अगर छोटे छोटे साइज के स्टार्च ग्रेन है तो उसकी शेप रिंकल्ड आएगी। आई बात समझ? तो मैं मटर का दाना कौन से रंग से बनाऊंगी? हरे रंग से मैंने मटर का दाना बनाया। क्या करा बेटा मैंने? हरे रंग से मटर का दाना बनाया। और इसकी शेप कैसी दिखाई? जस्ट लाइक मम्मी की रोटी पापा के पैसे, गोल गोल। चलेगा? और इसके अंदर मैं क्या दिखा रही हूँ? इसके अंदर मैं स्टार्च ग्रेन दिखा रही हूँ, और वो स्टार्च ग्रेन का साइज कैसा है? बड़ा बड़ा।
तो ये मेरे पास सीड का शेप है और इस सीड के अंदर स्टार्च ग्रेन है। इजी, ध्यान से देखो, ये बात समझ आती है? ओके, अगली स्लाइड पे लेके जा रही हूँ। कैपिटल बी की जगह स्मॉल बी लिखूंगी। होमोजाइगस डोमिनेंट की जगह क्या लिखूंगी? होमोजाइगस रिसेसिव। इफेक्टिव स्टार्च सिंथेसिस की जगह क्या लिखूंगी? नॉट इफेक्टिव। और स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम यहाँ पर नहीं दिखाऊंगी। तो इसकी मैंने कर ली कॉपी। ठीक है, अब ये वाली स्लाइड मैंने ओपन करी। हाँ, तो अब मैंने इसको रब करके यहाँ क्या लिखूंगी? क्या लिखा मैंने? स्मॉल बी। इसको रब करा, यहाँ पर क्या लिखा? कैसा वाला रिसेसिव? होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, एफिशिएंट स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस आएगा क्या? क्या आएगा? हाँ, या नॉट एफिशिएंट स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस। तो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम यहाँ पे क्या कर दूं? या तो कम कर दूं या फिर एब्सेंट कर देती हूँ, है ना? तो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम यहाँ पे कम कर देते हैं, बहुत ज्यादा कम कर देते हैं, इधर बहुत ज्यादा कम और एब्सेंट। चलेगा? तो अब बताओ, स्टार्च ग्रेन का साइज कैसा रहेगा? छोटा रहेगा क्या? तो स्टार्च ग्रेन का साइज कैसा है? स्मॉल। और सीड की शेप कैसी है ना? तो सीड की शेप कैसी है? रिंकल्ड। WRINKLED। क्या ये वाली इमेज जो बना रखी है ये बनेगी क्या? तो अब मुझे ग्रीन कलर से मैं बना रही हूं एक रिंकल्ड सीड इस तरीके से। और इसके अंदर स्टार्च ग्रेन कैसे रख रही हूं बेटे? छोटे छोटे, बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे। इजी, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं, ये जो बी जीन है जिसके दो अलील हैं, कैपिटल बी और एक स्मॉल बी, ये किसके लिए है? ये स्टार्च ग्रेन के साइज के लिए है या सीड की शेप के लिए है? अच्छा, ये दोनों के लिए है। ये स्टार्च ग्रेन के साइज और सीड की शेप दोनों के लिए है। तो एक जीन अगर एक से ज्यादा करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है तो ये क्या बनेगा? तो ये बनेगा प्लियोट्रोपी का एग्जाम्पल। किसका? प्लियोट्रोपी का। इसीलिए ये प्लियोट्रोपी का क्या है बेटू? तीसरा एग्जाम्पल है। चलें आगे। अब जो एनसीईआरटी ने क्रॉस करा हुआ है वो क्रॉस बनाए अपन। आओ देखो, तो एनसीईआरटी ने क्या करा? कैपिटल बी जिसका क्या है? लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन और राउंड सीड है, उसको क्रॉस करवाया स्मॉल बी के साथ जिसके पास क्या है प्राची? स्मॉल साइज स्टार्च ग्रेन एंड रिंकल्ड शेप सीड। गुरदत्त समझ आ रहा है? तो इसका गैमीट बनेगा कैपिटल बी, इसका गैमीट बनेगा स्मॉल बी, क्योंकि ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास हैं पेरेंट्स, और पेरेंट्स से क्या बनेगा? गैमीट्स, और गैमीट्स से मेरे पास क्या बनेगा? F1 प्रोजेनी बनेगा। अब पेरेंट के अंदर एक अपने पास क्या होगा? मेल पेरेंट, और एक अपने पास क्या होगा? फीमेल पेरेंट। चलेगा? अब F1 क्या आया? कैपिटल बी स्मॉल बी। अब इस कैपिटल बी स्मॉल बी को ध्यान से देखो, कैपिटल बी स्मॉल बी को ध्यान से देखो। हाँ जी, अंकित है? अंकित नहीं है आज? ठीक है। ये आदिल के साथ में कौन बैठा है? हाँ, कल कहाँ था बेटा तू? बीमार था, ठीक है। चल आदिल, अब अपने पास ये F1 प्रोजेनी ये आई है, तो इसके केस में बता सीड शेप कैसा आएगा? या सबसे पहले स्टार्च ग्रेन का साइज बता आदिल। स्टार्च ग्रेन साइज कैसा आएगा बेटे? और सीड की शेप कैसी आएगी? खड़ा हो जा आदिल, बता बेटे। स्टार्च ग्रेन का साइज कैसा आएगा? लार्ज। और सीड की शेप कैसी आएगी? तो इसने कहा सीड की शेप आएगी राउंड, मैंने लिख दिया राउंड। पर इसने कहा कि स्टार्च ग्रेन का साइज कैसा आएगा? लार्ज, जो कि मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि आता है इंटरमीडिएट। ठीक है, अगर तुमने पहले से पढ़ रखा है फिर तो तुमने ये चीज सोची होगी,
पर अगर तुमने पहले से नहीं पढ़ रखा तो तुमने ये इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन आएगा ये चीज नहीं सोची होगी। तो देखो ये एक जीन दो फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है, स्टार्च ग्रेन के साइज को और सीड की शेप को। बैठा दिल, स्टार्च ग्रेन के साइज को और सीड की शेप को। जन्नत के पैरेलल में सुन ले बेटा। अब ये स्टार्च ग्रेन के साइज के लिए, स्टार्च ग्रेन के साइज के लिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? जब तुम्हारे पास F1 जो प्रोजेनी है वो दोनों में से एक भी पेरेंट पे ना जाए, उन दोनों के बीच बीच का कुछ है, ब्लेंडिंग हुआ, तो वो क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। तो यहां पर ये क्या शो कर रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पर ये पेरेंट राउंड था, ये पेरेंट का सीड रिंकल था, प्रोजेनी का राउंड आया, ये क्या है बेटे? ये है डोमिनेंस। ये क्या है बेटे? डोमिनेंस। ठीक है। अब एनसीईआरटी के अंदर एक बड़ी खतरनाक लाइन लिखी है, उस खतरनाक लाइन पे अभी तक नीट पे से सवाल नहीं आया, बट सीरियसली मैं तुम्हें बता रही हूँ, सारा जेनेटिक्स का जितना टीचर बिरादरी है ना वो इंतजार कर रहा है कि इस लाइन पे कब सवाल आएगा। और वो लाइन पता है क्या है? डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन। डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन। कि तुम ये नहीं कह सकते कि फलाना जीन डोमिनेंट है और फलाना जीन रिसेसिव है, क्योंकि यहाँ पर वही जीन एक के लिए डोमिनेंट तो दूसरे के लिए इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। हो सकता है एक के लिए डोमिनेंट तो दूसरे के लिए रिसेसिव हो जाता। आ रही है बात समझ? ठीक है। रुपिंदर किधर है? ओके, आ रही है बात समझ? तो एक जीन एक फिनोटाइप के लिए कैसा है? डोमिनेंट है, और दूसरे के लिए कैसा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो तुम किसी जीन को डोमिनेंट नहीं कह सकते। डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन। तुम एक जीन को डोमिनेंट रिसेसिव नहीं कह सकते। आई बात समझ? पर ये बातें मेंडल की कही हुई नहीं है, ये पोस्ट मेंडेलियन एरा की बातें हैं। मेंडल ने तो कहा था कि देखो पेयर फैक्टर है, उसमें से एक मेंबर डोमिनेंट एक मेंबर रिसेसिव होगा। मेंडल की बातें अलग हैं, ये पोस्ट मेंडल की बातें हैं। चलेगा। अब ये लाइन जो मैंने बोली है ये मैं तुम्हें लिखवा दूंगी, इसी के साथ मेरा प्लियोट्रोपिज्म क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लास्ट क्लास में हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देखा था, प्लियोट्रोपिज्म शुरू करा था, अभी प्लियोट्रोपिज्म खत्म कर दिया। अब मेरे पास अगला टॉपिक शुरू होएगा। कोई बता सकता है क्या होगा अगला टॉपिक? दैट इज रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क। क्या होगा? तो हम जानेंगे कि 3 इंडिविजुअल साइंटिस्ट ने मेंडल के काम को दोबारा से रीडिस्कवर करा। कैसे कैसे रीडिस्कवर करा, क्या क्या चीजें मिली, वो देखेंगे। सटन बोवरी नाम के साइंटिस्ट का नाम आएगा जिन्होंने जीन और क्रोमोसोम के बीच में पैरेलल बिहेवियर बताया। उन्होंने एक थ्योरी दी, उस थ्योरी को एक्सप्लेन करा मॉर्गन ने। एक्सप्लेन करते 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 मॉर्गन के हाथ लिंकेज लग गई। और लिंकेज क्या है? मेंडल के तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन निकला। आई बात समझ? ठीक है, चलो लिखना शुरू करते हैं, कॉपी निकालो। थी वो इंपॉर्टेंट लाइन लिखवा देती हूँ, बनाओ फैक्ट और लिखो। Therefore, dominance is not an, therefore dominance is not an autonomous feature of a gene. Dominance is not an autonomous feature of a gene, or the product it has information for, or the product it has information for. चलेगा? as ये एज वाली बात ना लाइन चेंज करके लिखो। ये लाइन लिख ली तुमने, अब फुल स्टॉप लगा दो इंफॉर्मेशन 4 के बाद और लाइन चेंज करके लिखो। एज in case more than one phenotype is influenced by same gene, as in case more than one phenotype
is influenced by same gene, as in case more than one phenotype is influenced by same gene, comma, this gene could be dominant for one, this gene could be dominant for one, and it could be, this gene could be dominant for one and it could be incomplete dominant, it could be incomplete dominant for other. It could be dominant for one and it could be incomplete dominant for other. चलेगा? आ जाओ बेटे. अब हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क. क्या करने जा रहे हैं बेटे अपन? हाँ जी, कब छपा था मेंडल का काम बेटा? कब छपा था और कितने टाइम के बाद रीडिस्कवर होने जा रहा है? 34 इयर्स के बाद रीडिस्कवर होने जा रहा है. ठीक है, कौन रीडिस्कवर करता है मेंडल का वर्क? मेंडल खुद? क्या मेंडल तो तब तक मर चुका है. तो मेंडल का काम कौन रीडिस्कवर करता है? 3 इंडिविजुअल साइंटिस्ट. ठीक है, जैसे कि रिधार्थ, हुसन और अपन कोई ले लेते हैं प्राची. ये तीनों ने अलग अलग एरिया पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके सेम कंक्लूजन पे पहुंचे जिस कंक्लूजन पे मेंडल पहुंचा. गेटिंग? फिर इन्होंने तीनों ने अपना अलग अलग पेपर पब्लिश करा. फिर इतने में समीर कहता कि ये जो तीनों पेपर पब्लिश कर रहे हैं, ये पेपर तो मैंने कितने साल पहले मेंडल का पढ़ा हुआ है, पर मुझे लगा ये तो बहुत ही बेकार सा काम था, तो मैंने ज़्यादा नोटिस नहीं करा. फिर वो पुराना पेपर निकाला और पता चला जो काम रिधार्थ, हुसन और प्राची अब कर रहे हैं ना, वो मेंडल कितने साल पहले करके चला गया. आई बात समझ? कितने साल पहले करके चला गया. तो वहां से मेंडल के काम की रीडिस्कवरी हुई. मेंडल के मरने के बाद मेंडल को टाइटल दिया फादर ऑफ जेनेटिक्स का. चलेगा? अब वो 3 साइंटिस्ट कौन से हैं? ऑफ कोर्स रिधार्थ, हुसन और प्राची तो नहीं हो सकते. तो वो 3 साइंटिस्ट हैं ह्यूगो डी वेरिस, कार्ल कोरेंस, वॉन सेचमार्क. ह्यूगो डी वेरिस, कार्ल कोरेंस, वॉन सेचमार्क. ठीक है, अब ये जो ह्यूगो डी वेरिस है ना, ये ह्यूगो डी वेरिस वो इवोल्यूशन चैप्टर वाला ह्यूगो डी वेरिस ही है. इसी बंदे ने मेंडल का काम भी रीडिस्कवर करा था और इसी बंदे ने इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर म्यूटेशन थ्योरी भी दी थी और डार्विन से भिड़ा था. डार्विन की अगेंस्ट बातें ह्यूगो डी वेरिस बंदे ने करी थी. याद आ रहा है तुम्हें इवोल्यूशन चैप्टर में? तो म्यूटेशन थ्योरी देने वाला भी ह्यूगो डी वेरिस और रीडिस्कवर करने वाला भी ह्यूगो डी वेरिस. अच्छा, कौन से ईयर में रीडिस्कवर हुआ था मेंडल का काम? हाँ, तो इन 1900. हेडिंग डालो रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क. ब्लैक पेन से हेडिंग डालोगे बड़ी, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क. रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क. हाँ जी, इन 1900. थोड़ी और बड़ी डाल लेता हेडिंग. आधे पेज से क्या हो जाएगा? कोई पूरा पेज भरता है हेडिंग का, समझ आता? इतनी बड़ी डालेगा? In 1900, 3 scientists. Number 1, D Veris, DEVRIES, DE space DEVRIES. पूरा लिखना है तो ह्यूगो डी वेरिस. डी वेरिस में ना ये वाला डी छोटा लिखते होते हैं क्योंकि ये मेन नाम है, ये मेन नाम है, ये ऐसी बीच का कुछ है फिलर. ह्यूगो डी वेरिस. दूसरे बंदे का नाम लिखोगे कार्ल कोरेंस, CARL, कार्ल,
CORRENS, कोरेंस। कार्ल, CARL कार्ल, CORRENS, कोरेंस। तीसरे बंदे का नाम लिखोगे वॉन सेचमार्क। अब सेचमार्क की स्पेलिंग एस से नहीं है, टी से है, तो सबसे पहले तुम लिखोगे VON वॉन, फिर TSCHEMARK, TSCHEMARK। 3 scientists, D. Veris, Carl Correns, von Setchmark, independently rediscovered Mendel results on inheritance of character. Independently rediscovered Mendel results on the inheritance of characters. नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे ऑफ करेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर। इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड Mendel's results on the inheritance of character. चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, by this time due to advancement in microscopy cell division become very clear. By this time due to advancement in microscopy cell division become very clear. Cell division become very clear. By this time due to advancement in microscopy cell division become very clear. Due to advancement in microscopy cell division become very clear. Very clear, comma, chromosomes were discovered. Chromosomes were discovered. Chromosomes were discovered. लाइन चेंज करके लिखोगे, क्रोमोसोम लिखो, वर्ड क्रोमोसोम, उसके आगे एरो लगाओ, इसमें लिखो colored body, colored bodies that appear to double and divide. Colored bodies that appear to double and divide just before each cell division. That appear to be doubled and divide just before each cell division. नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, in 1902 Sutton and Boveri, SUTTON Sutton and BOVERI Boveri. In 1902 Sutton and Boveri use chromosomal movement to explain Mendel's law. Use chromosomal movement to explain Mendel's law. To explain Mendel's law. तो हम क्या कह रहे हैं कि जिस टाइम पे मेंडल का काम रीडिस्कवर हुआ था, उसी टाइम पे हमारी जो माइक्रोस्कोप वाली ब्रांच है, जिसे हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं, उसमें काफी एडवांसमेंट हो चुकी थी। हमारे पास अच्छी अच्छी क्वालिटी के माइक्रोस्कोप आ चुके थे। अभी अच्छी क्वालिटी के माइक्रोस्कोप जब आ चुके हैं तो हम बहुत बढ़िया तरीके से सेल डिवीजन देख पा रहे हैं। और जब हम बढ़िया तरीके से सेल डिवीजन देख पा रहे हैं, क्या बोला मैंने, बढ़िया तरीके से सेल डिवीजन देख पा रहे हैं, तो हमारे को डिस्कवरी होगी क्रोमोसोम की भी। किसकी बेटे? अभी क्रोमोसोम क्या है? कलर्ड बॉडी, क्योंकि क्रोमो मतलब रंग होता है ना, तो ये क्या है? कलर्ड बॉडीज। और ये कलर बॉडीज क्या करती हैं? डबल कर जाती हैं और डिवाइड कर जाती हैं जस्ट बिफोर सेल डिवीजन। पता लग रहा है ना कि सेल डिवीजन जब माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि ये क्रोमैटिन मटेरियल क्या कर रहा है? डबल कर रहा है, डबल हो जा रहा है, फिर डिवाइड भी कर जा रहा है सेल डिवीजन से पहले। यस और नो? ठीक है। फिर उसके बाद अपने पास 1902 का जिक्र आया। 1902 में एक बंदा था जिसका नाम था SUTTON सटन, और एक बंदा था जिसका नाम था BOVERI विच इज बोवेरी। तो सटन और बोवेरी दो साइंटिस्ट का जिक्र आया। इन दोनों बंदों ने क्या करा? इन दोनों बंदों ने क्रोमोसोम मूवमेंट को
यूज करके मेंडल के लॉज को एक्सप्लेन करा। क्या करा इन्होंने? क्रोमोसोम की मूवमेंट को यूज करके मेंडल्स के लॉ को एक्सप्लेन करा। ठीक है सुमित? सुमित मैंने क्या लिखा है बोर्ड पे? करेक्टर्स। ठीक है, अब मैं लिख रही हूं करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय। पुलकित मुझे करेक्टर्स का कोई एग्जांपल दे सकता है? वो लील है। हाँ जी सुमित, करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय, क्या लिखूं बेटे? करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रही हूं जो सुमित ने बोला, यूनिट फैक्टर्स स्लैश जीन्स। मैंने तुम्हें बताया ना करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स, बताए हुए ना। तो यहाँ पे करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय यूनिट फैक्टर्स दैट इज जीन्स। ठीक है, अब लास्ट बेंच गर्ल्स में जो है, तुम बताओ मीकल कि ये वाली बात कौन से बंदे ने कही थी? कौन से इंसान ने ये बात कही हुई है? ये वाली बात किस साइंटिस्ट ने कही है? मेंडल ने कही है कि करेक्टर्स को कौन कंट्रोल करता है? जीन्स कंट्रोल करते हैं। अब एक बंदा आया, एक बंदा तो नहीं बेटे, दो बंदे आए, और वो दोनों बोलते कि ये जीन्स जो हैं आर प्रेजेंट ऑन, किस पे प्रेजेंट है ये जीन्स? क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हैं। तो ये जीन्स किस में प्रेजेंट हैं? क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हैं। ये तो तुम सिर्फ तब बोल पाओगे जब क्रोमोसोम की डिस्कवरी हो जाएगी, और मेंडल के समय तक क्रोमोसोम की डिस्कवरी जैसा कुछ था नहीं। मेंडल की रीडिस्कवरी के टाइम तक माइक्रोस्कोप एडवांस हुआ था, सेल डिवीजन समझ आने लगा था, तब क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई थी। तो सुमित, ये जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम वाली बात किसने बोली? कौन बता रहा है तुझे? सटन एंड बोवेरी। किसने बोली? सटन एंड बोवेरी ने बोली। इसके अलावा सटन एंड बोवेरी ने पता है क्या दिया? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या दिया? जो मुझे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का दूसरा नाम बता सकता है वो हैंड रेस कर लो। जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का दूसरा नाम बता सकता है वो हैंड रेस कर लो। इधर वाइट में बता बेटे। पैरेललिज्म थ्योरी, पैरेललिज्म कॉन्सेप्ट, यस और नो? अब पैरेललिज्म मतलब दो चीजें पैरेलल चल रही हैं, तो कौन सी दो चीजें पैरेलल चलाना चाहते हैं? जीन और क्रोमोसोम। अब तुम एक बात बताओ, मेंडल तो फैक्टर या जीन के बारे में ही समझा के गया था ना, और सटन बोवरी कहते हैं कि जो बातें मेंडल ने फैक्टर या जीन के बारे में लगाई है ना, वो सारी बातें क्रोमोसोम पे भी लग रही हैं। जो बातें मेंडल ने जीन के बारे में कही हैं वो सारी बातें क्रोमोसोम पे भी लग रही हैं, क्योंकि ये जीन पड़े कहाँ है? ये जीन पड़े ही क्रोमोसोम के ऊपर हैं। आई बात समझ? तो देयर इज अ पैरेलल रिलेशनशिप, पैरेलल बिहेवियर बिटवीन जीन एंड क्रोमोसोम, क्योंकि ये जीन किधर पड़े हैं? क्रोमोसोम के ऊपर पड़े हैं। समीर कोई दिक्कत? ठीक है, तो अपने पास सटन एंड बोवरी, सटन एंड बोवरी gave chromosomal theory of inheritance। क्या दिया इन्होंने? जिसको पैरेललिज्म कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट दे तो दिया सटन बोवरी ने, पर इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने करा? मॉर्गन ने करा। तो बहुत बार पूरी बायोलॉजी में ऐसी चीजें आएंगी कि फलाने बंदे ने ये बात बताई, पर इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फलाने बंदे ने करा। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये वॉटसन क्रिक ने बताया था, पर इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने करा था? मिसलसन स्थाल ने करा था। इवोल्यूशन के अंदर जो पांचवी थ्योरी है केमिकल इवोल्यूशन वाली, वो ओपेरन हेल्डन ने दी थी, पर उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने करा था? मिलर ने करा था। गेटिंग? तो यहां पर बात कहने वाला कौन था? सटन बोवरी,
पर इस बात का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन समीर किसने करा? मॉर्गन ने करा। तुम्हें मेरी बातें समझ आई? 3 एग्जाम्पल मैंने दिए जहां पर कहने वाले साइंटिस्ट कोई और थे और एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने वाले साइंटिस्ट कोई और थे। और इसके अलावा भी बहुत जगह पे तुम्हें बायोलॉजी में ये चीज मिलेगी। ये सबसे पहली बार मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, जब मैं दूसरी बार पढ़ाऊंगी तो मैं पहली बार वाली चीज तुमसे मांगूंगी। तो हमने क्या, खड़ा हो जाए बेटे, हाँ हमने क्या टॉपिक शुरू कर रखा है? टॉपिक क्या शुरू कर रखा है? पैरेललिज्म शुरू कर रखा है? अभी तो नहीं शुरू करा, आगे करूंगी। टॉपिक क्या शुरू करा हमने? प्लियोट्रॉपी के बाद क्या टॉपिक शुरू करा है? रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क। ठीक है, कौन से ईयर में हुई थी? किसने करी थी? इंडिपेंडेंटली। तीनों के क्या नाम थे? कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डिवेरिस और वॉन सेचमार्क। ठीक है, उसी टाइम पे एक और चीज हुई थी, माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी अच्छा हो गया तो इससे क्या फायदा हुआ? क्रोमोसोम दिखने लग गए। तो फिर क्रोमोसोम के बारे में लिखवाया कि क्रोमोसोम क्या है? कलर बॉडी है जो कि सेल डिवीजन से पहले डबल और डिवाइड हो रही है। ठीक है, क्रोमोसोम के बारे में बताया। फिर उसके बाद मैंने कहा किन 2 बंदों ने किस ईयर में क्रोमोसोम वाली बात को इस्तेमाल करके, क्रोमोसोम को इस्तेमाल करके मेंडल के लॉज को एक्सप्लेन करा। 1902 में किसने? सटन एंड बोवरी ने क्रोमोसोम की मूवमेंट को देखते हुए मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करा। किस लिए कर पाए? क्योंकि मेंडल जिस फैक्टर की बात करता था वो फैक्टर कुछ और नहीं, क्रोमोसोम के ऊपर पड़ा था। गेटिंग दिस? फिर इन दोनों ने क्या थ्योरी बनाई जिसका दूसरा नाम क्या है? जिसको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने करा? बैठ जा बेटा, सबको समझ आती है? डालो कॉपी पे ये चीज। बोवेरिया। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे सटन एंड बोवेरी। सटन एंड बोवेरी argued that Sutton and Boveri argued that Sutton and Boveri argued that the pairing and separation of a pair of chromosomes argued that the pairing and separation of a pair of chromosomes would lead to segregation of a pair of factors would lead to segregation of a pair of factors they carry would leads to segregation of pair of factors they carry। लाइन चेंज करके लिखोगे सटन, SUTTON, और सटन लिखने के बाद इस सटन के ऊपर ऐसे बादल बना दोगे, ऐसे, और इसके आगे लिखोगे सटन। लिखने के बाद सटन के ऊपर ऐसे बादल बनाओगे और इसके आगे लिखोगे सटन united the knowledge of chromosomal segregation। Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principle and called it the chromosomal theory of inheritance / parallelism concept, PARELLISM, parallelism concept। ठीक है, अब ये पैरेलल बिहेवियर किसके बीच में था? जीन्स और क्रोमोसोम्स के बीच में। तो तुम हिंदी में जो दिल करे वो लिख लो कि यह पैरेलल बिहेवियर जीन्स और क्रोमोसोम्स के बीच में था या है।
किसके बीच में है ये पैरेलल बिहेवियर? जीन के बीच में और क्रोमोजोम के बीच में, क्रोमोजोम्स और जीन्स। ठीक है, अब हम एक डिफरेंस करने वाले हैं, तो ये छोटी सी हेडिंग बना लो, इधर नंबर 1 लगा दो। चलो जीन्स में नंबर 1 लिखो बेटे, जीन्स में नंबर 1, जीन्स आर प्रेजेंट इन एलीलिक पेयर। अब इसमें तुम्हें जीन लिखने की जरूरत नहीं है, आर प्रेजेंट इन एलीलिक पेयर से चलाओगे, जीन्स आर प्रेजेंट इन एलीलिक पेयर्स। क्रोमोजोम में लिखोगे क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन होमोलोगस पेयर्स। क्रोमोजोम्स का पहला पॉइंट, क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन होमोलोगस पेयर्स। जीन्स के अंदर सेकंड पॉइंट लिखोगे, जीन्स शो segregation, genes show segregation during gamete formation, genes show segregation during gamete formation such that each gamete receives only one member of a pair, such that each gamete receives only one member of a pair. इधर सेकंड पॉइंट लिखोगे, क्रोमोजोम्स शो segregation, chromosomes show segregation during meiosis, chromosomes show segregation during meiosis। ब्रैकेट में लिखोगे डिसजंक्शन, क्रोमोसोम के अलग होने को क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन, कोमा सच दैट ईच डॉटर सेल रिसीव ओनली वन, such that each daughter cell receive only one chromosome of a pair, such that each daughter cell receive only one chromosome of a pair। एक ही बात हो रही है, तभी तो पैरेलल बिहेवियर है। डिफरेंस लिखवा रही हूं अभी। तीसरा पॉइंट लिखोगे जीन्स के अंदर, जीन्स के अंदर तीसरा पॉइंट लिखोगे, one pair segregates independent of another pair, one pair segregate independent of another pair, one pair segregate independent of another pair, one pair segregate independent of another pair। और क्रोमोसोम में लिखोगे independent pairs segregate independently of each other, independent pairs segregates independently of each other। दो बार इंडिपेंडेंट किधर लिखा है तुमने, और एक बार इंडिपेंडेंट किधर इस्तेमाल करा है? जीन में। लास्ट पॉइंट दोनों का सेम है, पेयर कंडीशन इज रीस्टोर्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। लास्ट पॉइंट दोनों का सेम है, दैट पेयर्ड कंडीशन इज रीस्टोर्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देखो बेटे,
तुम्हें पता है एनसीईआरटी के अंदर ना एक टेबल दे रखा है, टेबल के अंदर ये सारी बातें दे रखी हैं कि जीन्स भी पेयर में है, क्रोमोसोम भी पेयर में है, गैमीट बनता है या मियोसिस होता है तो होमोलोगस पेयर भी, क्रोमोसोम्स भी सेपरेट होते हैं, और जो जीन्स के अंदर एलीलिक पेयर्स हैं वो भी सेपरेट होते हैं। देखो पता है क्या होता है, जब टीचर लिखवाने के बाद समझाना शुरू करता है ना तो कुछ बच्चे उस फेज से बाहर नहीं आ पाते हैं, और जो बाहर नहीं आ पाते हैं वो शुरू की एक दो लाइंस मिस कर जाते हैं, और मैं शक्ल देख के बता सकती हूँ कि किस किस ने लाइन मिस कर दी, क्योंकि अगर मैं पूछूंगी तो तुम जवाब नहीं दे पाओगे। और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उन बच्चों को जो पेन पेंसिल वहीं पे जैसे हैं वैसे छोड़ के समझना शुरू कर देते हैं। तो पेयर्ड कंडीशन क्रोमोसोम्स की भी है, होमोलोगस पेयर, और अलील पेयर की भी है यानी जीन्स की भी है। और ये पेयर्ड कंडीशन दोनों अलग भी होते हैं किस टाइम पे, मियोसिस के टाइम पे, ठीक है। अब दोनों वापस से रीस्टोर भी हो जाती है पेयर्ड कंडीशन कब, फर्टिलाइजेशन के बाद। एक ही लाइन का फर्क है, वो लाइन क्या है, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, ये बात हमने किसके लिए लिखी, और वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर, ये बात अपन ने किसके लिखी, जीन के लिए लिखी, ठीक है। अब एनसीईआरटी के अंदर ये बॉक्स दे रखा है, बीच में लाइन लगी हुई है, यही पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और पूछ रहा है कि कौन सी बात इसमें जीन के लिए है और कौन सी बात इसमें क्रोमोसोम के लिए है, ठीक है। और खुद एनसीईआरटी कहती है कि देयर इज अ पैरेलल बिहेवियर, पैरेलल रिलेशनशिप बिटवीन जीन एंड क्रोमोसोम, क्योंकि जो जीन है वो क्रोमोसोम के ऊपर पड़े हैं। तो इसका आंसर पता है क्या होना चाहिए, कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही बातें जीन के लिए भी लग सकती हैं और दोनों ही बातें क्रोमोसोम के लिए लग सकती हैं। इसका आंसर होना चाहिए ये। पर क्योंकि एनसीईआरटी ने पूछा है कौन सी जीन के लिए और कौन से क्रोमोसोम के लिए, जैसे कि अगर मैं तुम्हें कोई स्टेटमेंट दूं तो किसी प्रोस्पेक्टिव में हो सकता है कि वो स्टेटमेंट ट्रू हो, और किसी प्रोस्पेक्टिव में हो सकता है वो स्टेटमेंट फॉल्स हो, और मैं तुम्हें कहूँ ट्रू या फॉल्स में से एक टिक करो, तो तुम कोई एक प्रोस्पेक्टिव चुक के उठा के ट्रू कर दोगे, या फिर कोई एक प्रोस्पेक्टिव उठा के फॉल्स कर दोगे। तो ऐसे ही जितनी भी टीचर्स बिरादरी है ना जेनेटिक्स की, तो उन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक को जीन दे रखा है, एक को क्रोमोसोम दे रखा है। जैसा मैंने तुम्हें लिखवाया है, जिसे जीन लिखवाया और जिसे क्रोमोसोम लिखवाया है, मैक्सिमम टीचर्स ऑल ओवर इंडिया यही फॉलो करते हैं। सिर्फ एक इंस्टीट्यूट विच इज नहीं, उल्टा बोल रही हूँ मैं, कौन फॉलो करता है, ये आकाश वाले करते हैं क्या, नहीं आकाश वाले ये फॉलो, हाँ आकाश वाले ही ये फॉलो करते हैं, बाकी दुनिया इसका उल्टा फॉलो करती है, और आकाश वाले ये जो तुम्हें लिखवाया है ना यही फॉलो करते हैं। तो मैडम जो बाकी दुनिया फॉलो कर रही है वो करवा दो, क्योंकि बाकी दुनिया फॉलो करती है जो एलन फॉलो करता है, एलन बड़ा इंस्टीट्यूट है ना, तो गुरु कृपा और बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो फॉलो करते हैं जो एलन फॉलो करता है, और एलन इसका जस्ट अपोजिट फॉलो करता है, और आकाश इसका जस्ट अपोजिट फॉलो करता है। जब मैंने बैठ के बड़े बड़े टीचर्स के साथ इस पर डिस्कशन करा था तो वी वर एट द कंक्लूजन कि जो आकाश फॉलो करता है दैट इज द बेटर वन। आई तुम्हें बात समझ, तो जो बेटर वर्जन है, जो एथिकली किताबों के हिसाब से सही है, ठीक है, तो वो मैंने तुम्हें लिखवाया है। अब यही तुम लास्ट में टेस्ट सीरीज में एलन का टेस्ट दोगे ना, तो उसमें तुमको ये आंसर उल्टा करके करना पड़ेगा। हालांकि मैम ऐसा क्वेश्चन नीट में आएगा तो क्या करेंगे, तो इतने सालों से ऐसा क्वेश्चन नीट में नहीं आया ना आगे आएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है, क्योंकि तुम डिफरेंस कर ही नहीं सकते, दोनों एक ही चीज है। वो जीन पड़े किस में है, क्रोमोसोम के ऊपर ही पड़े हैं। गेटिंग, तो मैं तुमको पहले से बता के चल रही हूँ, बिल्कुल इस चीज के लिए कंफ्यूज मत होना, जो बेटर आंसर है वो मैंने तुम्हें लिखवा दिया। हो सकता है किसी इंस्टीट्यूट के पेपर में कुछ और आंसर दिया हो, पर तुम्हें डरने घबराने की जरूरत नहीं है, ये पेपर में नहीं आएगा। ओके चले, अब अपन को क्या शुरू करना है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ, कौन से बंदे ने किया था, कौन से बंदे ने किया था, बाय मॉर्गन। मॉर्गन फादर ऑफ जेनेटिक्स है क्या, नहीं है क्या फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है। ओके, तुम्हें पता है मॉर्गन को क्या कहते हैं, मॉर्गन को कहते हैं फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स, या सिंपली छोड़ो फ्लाई मैन कहते हैं इसको। क्यों कहते होंगे फ्लाई मैन, क्योंकि इसका प्यार बहुत था किसके साथ, जिस ऑर्गेनिज्म पे इसने काम करके एक्सपेरिमेंट करा था। क्योंकि देखो एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है, मैंने तुम्हें कहा सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ये वॉटसन क्रिक ने कहा, पर उसका एक्सपेरिमेंट किसने करा, मिसल्सन स्थाल ने। तो किस पे करा, इकोलाई पे, इकोलाई पे करा, ठीक है। फिर उसके बाद ओपेरन हेल्डन ने थ्योरी दी केमिकल इवोल्यूशन की, उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करा मिलर ने,
कैसे करा, पूरा सेटअप बनाया। गेटिंग? तो यहां पर भी एक्सपेरिमेंट करना क्या चाहिए, सेटअप या मॉडल ऑर्गेनिज्म चाहिए, और वो मॉडल ऑर्गेनिज्म है हमारे बीच में फ्रूट फ्लाई। कौन है बेटे? इसी फ्रूट फ्लाई को प्यार से, इसी फ्रूट फ्लाई को प्यार से कहते हैं बनाना फ्लाई। क्या कहते हैं? क्योंकि ये केलों पे सबसे ज्यादा आती है, दूसरे नंबर पे आम पे सबसे ज्यादा आती है, तो इसको मैंगो फ्लाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसका साइंटिफिक नेम तो तुम जानते ही हो, ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर। क्योंकि मैं साइंटिफिक नेम लिख रही हूं तो मैंने डी कैपिटल लिखा, एम छोटा लिखा, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। कभी भी तुमने फल फ्रूट्स रखे हो और तुमने देखे उस पर काली काली सी छोटी छोटी सी मक्खियां आ जाती हैं, उन मक्खियों को फ्रूट फ्लाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? पर वो ज्यादा तक खट्टे फलों पे नहीं आती हैं, आम और केले पे आती हैं, स्पेशली ड्रोसोफिला। कोई और फ्रूट फ्लाई है तो शायद सब पे आ जाए, ड्रोसोफिला की बात करते हैं तो इसका प्रेफरेंस क्या है, आम और केला। ऐसा क्यों है? क्योंकि आम और केला ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। आम और केला ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। क्या मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ कि ऑक्सीजन इज अ माइटोजन? तो वो माइटोसिस को प्रमोट करा देगा, इसलिए केले के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से उसकी ओवरी अपने आप ही सूज के फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है बिना फर्टिलाइजेशन के। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पी। आ रही है बात समझ? तो केले के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होता है मकुल, इसका एविडेंस है कि केले के अंदर पार्थिनोकार्पी भी होती है। यस और नो? फिर अपने पास एक चैप्टर है जो कि निष्ठा का काफी कमजोर है, तो सवाल निष्ठा से ही पूछ लेते हैं। तो वो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उस चैप्टर के अंदर लास्ट सेकंड टॉपिक है एपोमिक्सिस, क्योंकि लास्ट टॉपिक है पोलीएम्ब्रियोनी। तो एपोमिक्सिस के अंदर दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक मैंगो दे रखा है और एक सिट्रस दे रखा है, कि मैंगो के अंदर एडवेंटिव एम्ब्रियोज बन जाते हैं। किस वजह से? ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से। आ रही है तुम्हें मेरी बातें समझ? तो ये जो मैं तुम्हें बात बता रही हूँ ना कि आम और केले में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं लिखा, इनडायरेक्टली लिखा है। और पहली जो बात बताई कि केले में पार्थिनोकार्पी हो जाती है, उसका ओवरी डायरेक्ट फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ये बात कहाँ लिखी है? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में। और जो दूसरी बात बताई वो कहाँ लिखी है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। चलेगा? आगे बढ़े बेटे? हाँ जी। अब सवाल ये आता है कि मेंडल को काम करना ही था तो कोई और ऑर्गेनिज्म ले लेता, कोई और मक्खी ले लेता, कोई और इंसेक्ट ले लेता, ड्रोसोफिला ही क्यों? क्यों बताओ बेटे? इसको पता है क्या कहते हैं? जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स। जैकपॉट का क्या मतलब होता है? लॉटरी लग गई जेनेटिक्स की जब उनके हाथ क्या लगा? ड्रोसोफिला लगा। इधर से तेज ध्यान से बात सुनना, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं? हैं ब्रायोफाइट्स को? तुझे पता है शिवम? पता है? बता। तुझे पता है? 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 कितनों को पता है? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। गुड, बताओ। न्यूरोस्पोरा है क्या और किस ग्रुप से, किस क्लास से बिलोंग करता है? किस क्लास से बिलोंग करता है? जिसको पता है वो हैंड रेस कर लो। हाँ, रिद्धार्थ बताएगा, फ्लैजिलेटेड कुछ है, इसके लिए सारी फंजाई मोटाइल है। एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है और ये एक फंजाई है जिसको अपन क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। फिर मैडम अगर ये जो न्यूरोस्पोरा है ये है ही फंजाई किंगडम का, तो ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं? ड्रोसोफिला ऑफ किंगडम फंजाई बोलते, क्योंकि पहले फंजाई प्लांट किंगडम में ही रखा हुआ था। माइकोप्लाज्मा को क्या बोलते हैं? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। वो कोई प्लांट किंगडम का है? बैक्टीरिया का है वो। तो क्यों बोलते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम? क्योंकि पहले
प्लांट किंगडम में रखा हुआ था। अब ये बातें याद रखना क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तुमसे पूछूंगी मैं। चले आगे। तो ये जैकपॉट हमारे हाथ लग गया है, पर यहां से सवाल आता है कि क्यों फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई के अलावा कोई और क्यों नहीं भाया मॉर्गन को? तो इसका जवाब तुम दोगे बेटे। क्या बोला तुमने? शॉर्टर, शॉर्टर लाइफ स्पैन, की जीवन अवधि, जीवन काल इसका छोटा था। तो कितना जी जाती है ये? 2 हफ्ते जी जाती है। 2 हफ्ते जी जाती है। 2 हफ्ते में अपनी ग्रोथ भी कर लेती है, बच्चे भी पैदा कर लेती है, बुढ़ी भी हो जाती है। चलेगा? तो तुम्हें इसकी प्रोजेनी का इंतजार बहुत लंबे टाइम तक नहीं करना पड़ेगा। और बताओ, और बताओ भाई, हैंड रेस करके बताओ। बताओ निलोथ। ओहो, सेक्सुअल डाइमोरफिज्म। रिद्धार्थ, क्या बड़बड़ कर रहा है तू? किसकी बेइज्जती कर रही है? कर ले। तो इसके अंदर एक मेल होता है और एक फीमेल होती है, ठीक है? तो जो मेल होता है वो साइज में छोटा होता है। बताओ, इतनी पार्शियलिटी कि मेल स्मॉल इन साइज। इनमें नहीं, हनी मी के केस में भी मेल छोटा होता है और फीमेल कैसी होती है? लार्ज इन साइज। कोई दिक्कत? आगे देखें, चलो। तो ओविपोजिटर मेल और फीमेल में से किसके पास होता है? ओविपोजिटर किस लिए होता है? अंडे देने के लिए होता है बेटा। ओवी, ओवी पैरस से ओविपोजिटर, जो कि मेल के पास, क्योंकि मेल ने थोड़ी ना अंडे देने हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये 2 पॉइंट हो गए। लाइफ स्पैन छोटा, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। और बताओ पॉइंट्स। हाँ, नंबर ऑफ प्रोजेनी बहुत ज्यादा, जैसे मटर में नंबर ऑफ दाने बहुत ज्यादा ना, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ प्रोजेनी बहुत ज्यादा। अगर प्रोजेनी ज्यादा होती है तो क्या हो जाता है? हमारे रिजल्ट को ना वो मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है, बुनियाद मिल जाती है कि हमारा रिजल्ट गलत नहीं है, क्योंकि इतने सारों में ये चीज आ पा रही है। तो नंबर ऑफ प्रोजेनी ज्यादा। और बता रिद्धार्थ, और बताओ। परफेक्ट। तो क्या लिखूं? कैन बी ग्रोन इन लैब ऑन सिंपल सिंथेटिक सिंथेटिक मीडियम। ठीक है? अब सोचो, अगर मॉर्गन, जो हमारा फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स है, ये मॉर्गन हाथियों पे काम करता, तो ये हाथियों को अपनी लैब में रख पाता? नहीं, इसको हाथियों को जूम में रखना पड़ता, उनकी स्पेसिफिक डाइट खिलानी पड़ती। पर ये छोटी छोटी सी मक्खियां, इसको डब्बे में डाल के अपनी लेबोरेटरी में ही रख लो। और खाने में क्या दोगे? कुछ भी अपनी लैब के अंदर ही तैयार कर लो, ग्लूकोन डी का पाउडर, ये घोल लो, वो घोल लो, वही खा के जी लेती हैं और उसी पे बच्चे पैदा कर लेती हैं। तो इजीली ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडिया इन लेबोरेटरी। ज्यादा कॉम्प्लेक्स तामझाम नहीं चाहिए। और बताओ। क्रोमोजोम नहीं कह सकते, वो चीज़ इसमें नहीं है बेटा। यहाँ पे भी वो है, वो वाली वेरिएशंस जो है ना, कॉन्ट्रास्टिंग वेरिएशंस मेंडल वाली, यहाँ पे भी हैं। पर तेरी क्रोमोजोम वाली बात मुझे अच्छी लगी, तो अपन लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन फ्रूट फ्लाई कितने? 8 क्रोमोजोम्स। कितने बेटे? 8 क्रोमोजोम्स जब हैं तो पेयर कितने होते हैं? 4 पेयर्स। 8 क्रोमोजोम बोले तो 4 पेयर्स। अब इन 8 क्रोमोजोम यानी कि 4 पेयर में से मेल के पास कितने और फीमेल के पास कितने, और कौन से? तो एक अपन बनाएंगे मेल और एक अपन बनाएंगे फीमेल। मेल को कितने मेल के पास क्या हिसाब रहेगा?
मेल के पास रहेगा 3 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स एंड प्लस एक्स कोमा वाई, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या रहेगा, 3 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स प्लस एक्स कोमा एक्स। इज दिस पॉइंट क्लियर? सवाल सुनना ध्यान से। क्या सभी इंसेक्ट बिरादरी के अंदर मेल और फीमेल में बराबर क्रोमोसोम्स होते हैं? तो क्या होता है, मेल के अंदर एक क्रोमोसोम कम होता है। ये मेजॉरिटी में होता है या सम में होता है? मेजॉरिटी में। मेजॉरिटी इंसेक्ट्स के अंदर, क्या लिखा एनसीईआरटी ने, सम लिखा है क्या? तुम इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, मैं मेरा ही कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। क्या लिखा है? मेजॉरिटी है ना? हाँ, लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट। तो इतना कॉन्फिडेंस है तुम सम बोले, मुझे लगा मैं ही ना गलत बोल रही हूँ। तो लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है कि फीमेल के अंदर अगर 10 क्रोमोसोम है तो मेल के अंदर 9 होते हैं। फीमेल के अंदर अगर 8 हैं तो मेल के अंदर क्या होते हैं, 7 होते हैं। पर ये ड्रोसोफिला, ये हनी बी, इन पे ये वाली बात नहीं लगती है। तो ड्रोसोफिला पे जितने क्रोमोसोम मेल के अंदर हैं उतने ही क्रोमोसोम फीमेल के अंदर हैं। इनका एक्स 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 वाई सेक्स डिटर्मिनेशन है जो हमारे पे लगता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये अपने पास क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन फ्रूट फ्लाई। ये हालांकि ये पॉइंट इसको बात को एक्सप्लेन नहीं करता कि फ्रूट फ्लाई पे क्यों काम करा। हाँ, ये भी कह सकते हो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम थे तो कॉम्प्लेक्सिटी कम थी, ये भी कह सकते हो। आगे आ जाओ। और कोई पॉइंट बेटे? तुमने इसका साइज नहीं बताया मक्खी का, कितना? 2 mm। तो मक्खी का साइज बड़ा छोटा है और कितना है, 2 mm है। तो पालनी बहुत आसान है। और बताओ बेटा, वेरिएशन लो पावर की माइक्रोस्कोप पे इजीली दिख जाती है। तो वेरिएशंस कौन सी हैं? तो मैं लिख रही हूं मैनी हेरिडिटेरी वेरिएशंस। मैनी हेरिडिटेरी वेरिएशंस आर प्रेजेंट। तुम्हें हेरिडिटी का मतलब पता है? पता है जिसको वो हैंड रेस करो। हेरिडिटी का मतलब बता निष्ठा, बता बेटा। ना ना ना, इनहेरिटेंस अपने आप में प्रोसेस है। पहली डेफिनेशन क्या लिखवाई है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी इज इनहेरिटेंस। तो ध्यान से सुनना, हेरिडिटी क्या है? माता पिता के करेक्टर बच्चों में जाना, और जाने के प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं। तो यहां पर क्या है कि ऐसे ऐसे वेरिएशंस करेक्टर पड़े हैं जो आगे जाते हैं, ऐसे ऐसे करेक्टर वेरिएशंस पड़े हैं जो एज इट इज आगे जाते हैं। मैनी हेरिडिटरी वेरिएशंस आर प्रेजेंट। अभी वो हेरिडिटरी वेरिएशंस किस किस में है? एक तो मेरे पास है बॉडी कलर, क्या है बेटे? बॉडी कलर। और एक मेरे पास है आई कलर, क्या है बेटे? और एक मेरे पास है विंग्स, ठीक है। बॉडी कलर के अंदर सबसे पहले बात करने जा रहे हैं, तो डोमिनेंट जो बॉडी कलर है दैट इज ब्राउन, और जो रिसेसिव बॉडी कलर है दैट इज येलो। इजी। आई कलर पे बात करने जा रहे हैं, तो जो डोमिनेंट आई कलर है वो है लाल, और जो रिसेसिव आई कलर है वो है सफेद। विंग्स पे बात करने जा रहे हैं, तो जो डोमिनेंट विंग्स हैं वो है नॉर्मल, और जो रिसेसिव विंग्स हैं वो हैं मिनिएचर विंग्स। क्या है बेटे? तुमने वो मिनियंस वाला कार्टून देखा? नहीं देखा? पहले तो बच्चों के पास ना ऐसे येलो कलर की बॉटल्स या किट वगैरह ज्योमेट्री होती थी मिनियंस की, बड़ी बड़े चश्मे पहने हुए मिनियंस बने होते थे। तो उसका कार्टून अगर तुमने देखा हो तो वो बोने बोने से होते थे, अजीब अजीब सी हरकतें करते रहते थे, वो देखते रहते थे लोग, ठीक है। मिनियंस का मतलब क्या होता है? मिनी साइज के।
तो मैंने वहीं से वर्ड लिया मिनिएचर। मिनिएचर मतलब छोटे विंग्स। एक तो विंग्स साधारण है और एक विंग्स कैसे हैं, छोटे हैं। एक बॉडी कलर कैसा है, ब्राउन है, और दूसरा बॉडी कलर कैसा है, येलो है। एक आई कलर कैसा है और दूसरा वाइट है। अब मैंने तुम्हें ये क्या लिखवाया कि काफी हेरिडिटरी वेरिएशंस मौजूद हैं। अब वो उस बच्ची का पॉइंट ले लेते हैं जो कि बहुत देर से चिल्ला रही है कि दीज आर इजीली, ये जो वेरिएशंस है ना, इजीली ऑब्जर्वेबल अंडर लो पावर माइक्रोस्कोप। क्या लिखा मैंने, लो पावर माइक्रोस्कोप। पहले तो वो बच्चे हैंड रेज करो जिनके दिमाग में कोई भी मक्खी सी ऐसे आ गई है जो फ्रूट्स पे मंडराती रहती है, वो हैंड रेज करो। अब तुम्हारे दिमाग में जो मक्खी आई है वो हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका से बड़ी है या छोटी है? बहुत छोटी है ना मस्का डोमेस्टिका से, छोटी छोटी सी काली काली सी होती है। बस क्या कर रहा था मॉर्गन ने, मक्खी पकड़ी थी और मक्खी को माइक्रोस्कोप के नीचे लेके गया और देखा कि मक्खी की आंख लाल है कि सफेद है, ये देखा। ठीक है, मक्खी पकड़ी, माइक्रोस्कोप के नीचे लेके गया, देखा कि इसके शरीर का रंग पीला है कि भूरा है। बहुत छोटी मक्खी होती है तो शरीर का रंग भी नहीं दिखेगा, पर हल्का सा माइक्रोस्कोप के नीचे लेके जाओगे दिख जाएगा। और बहुत कोई हाईटेक माइक्रोस्कोप नहीं चाहिए, देसी सा भी लो पावर लाइट माइक्रोस्कोप भी तुम्हारे पास होएगा तो तुम्हारा सर जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि आसानी से दिख जाता है अंडर लो पावर माइक्रोस्कोप। क्या दिख जाता है, ये वेरिएशंस में से कौन सी उसके पास प्रेजेंट है वो दिख जाती है। इज दिस पॉइंट क्लियर? आगे लेके चलूं बेटे? अब देखो ध्यान से, मैंने तुम्हें कहा था कि दिस इज कैपिटल टी एंड दिस इज स्मॉल टी। मैंने कहा था कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ये रिसेसिव को रिप्रेजेंट करता है। पर क्या मैं कोई भी और सिंबल ले सकती थी कि मैं टॉल के लिए कैपिटल टी और ड्वार्फ के लिए कैपिटल डी ले लेती? क्यों नहीं ले सकती थी? ले तो मैं सकती थी पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता। ले तो मैं सकती थी, लेने से कौन, सिंबल तो मैं जो मर्जी मान लूं, मुझे कौन रोक सकता है ना। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जिनके प्लस लगा होता है ऊपर। तो ये जो प्लस है ना, प्लस, ये वाइल्ड टाइप के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? और आर्यन, वाइल्ड टाइप जो है ये डोमिनेंट वाले को कहते हैं कि रिसेसिव वाले को? डोमिनेंट वाले को वाइल्ड टाइप कहते हैं। तो ध्यान से देखना, येलो शरीर है ना इसका, येलो, मैंने छोटा वाई सिंबल ले लिया, रिसेसिव है ना ये। फिर वाइट रिसेसिव है, मैं छोटा डब्ल्यू ले लिया। फिर मिनिएचर विंग्स रिसेसिव है, मैंने छोटा एम ले लिया। यहां पर ब्राउन डोमिनेंट है, दिस इज डोमिनेंट, दिस इज डोमिनेंट, दिस इज डोमिनेंट। अब ये ब्राउन डोमिनेंट है तो मैंने छोटा वाई के प्लस लगा दिया। ये रेड डोमिनेंट है तो मैंने छोटे डब्ल्यू के प्लस लगा दिया। ये नॉर्मल विंग्स डोमिनेंट है तो मैंने छोटे एम के प्लस लगा दिया। एनसीईआरटी के अंदर ये वाला पेज जो है, जिसको बच्चे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पेज कंसीडर करते हैं, इसके सिंबल्स समझा रही हूँ, इसकी नींव रख रही हूँ, समझ गए? तो मैंने देखा कि ड्रोसोफिला का रिसेसिव बॉडी कलर येलो है, छोटा वाई सिंबल लिया, तो डोमिनेंट वाले के लिए क्या लिया, छोटा वाई के प्लस लगा दिया। आई तुम्हें ये बात समझ? तो ये अभी तक अपन ने क्या देख लिया, अभी तक अपन ने देख लिया कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे क्यों काम करा था, ड्रोसोफिला की क्या क्वालिटीज थी। इसके आगे मुझे क्या देखना है, इसके आगे मुझे शुरू करना है हेडिंग डाल के लिंकेज। क्या शुरू करना है? लिंकेज। फिर मैम ये ड्रोसोफिला वाले का और लिंकेज वाले का क्या लेना देना था, क्योंकि ड्रोसोफिला वाले एक्सपेरिमेंट ये डाई हाइब्रिड क्रॉस कर करके ही मॉर्गन लिंकेज तक पहुंचा था। तो जब मॉर्गन ने डाई हाइब्रिड क्रॉस करे थे ना, उसने ये 1 2 3 यही करेक्टर्स कंसीडर करे थे। और मजे की बात पता है क्या है, ये तीनों करेक्टर ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं। इसमें दो मजे की बातें हैं, तीनों करेक्टर एक क्रोमोसोम के मिल गए तो लिंकेज आ गई। दूसरी बात, मेल के अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, और मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो वहां से भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सा एक एविडेंस सा हिंट सा आ जाता है। तो ड्रोसोफिला वॉज अ ब्रिलियंट मटेरियल जिसके ऊपर मॉर्गन ने क्या करा, लिंकेज तक के रिजल्ट्स तक पहुंचा। और लिंकेज मेंडल के कौन से लॉ का एक्सेप्शन है? थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या है? ठीक है, डोमिनेंस इज नॉट एन
और प्रोडक्ट दैट इट हैज इंफॉर्मेशन फॉर, क्योंकि सेम जीन एक के लिए और एक के लिए। फिनाइल कीटोन्यूरिया किसी को होता है तो उसके क्या दिक्कत हो जाती है, और स्किन और हेयर का। इसमें से कितने जीन बिगड़े थे? अच्छा, एक ही जीन बिगड़ने से इतनी दिक्कतें होगी, इस वजह से प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। ठीक है, पॉलीजेनिक का एग्जाम्पल क्या था? हमारा आईक्यू, हमारी हाइट और हमारा, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? कि एक से ज्यादा जीन्स हमारा स्किन कलर, हमारी हाइट और हमारा आईक्यू कंट्रोल कर रहे हैं, और ये इन्वायरमेंट से भी इन्फ्लुएंस है। अच्छे आईक्यू वाला बच्चा नालायकों के साथ रहेगा तो नालायक हो जाएगा, हाँ, इन्वायरमेंट। और कम आईक्यू वाला अगर आईक्यू बढ़ाने वाले गेम्स खेलेगा, मैथ्स सॉल्व करेगा, बच्चों के साथ रहेगा, तो उसका आईक्यू बढ़ेगा। तो जैसे हाइट इज समथिंग, मेरे एक कज़न है, उसके मम्मी पापा की हाइट बहुत छोटी है, ठीक है, तो उसको ना स्टार्टिंग से ही पता था कि मेरी हाइट छोटी रह जाएगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की हाइट बहुत छोटी है। वो बड़ी स्विमिंग करता होता था, लटकता होता था, ऐसा बहुत एफर्ट्स करता था, और मैं थोड़ा सा घमंड में रहती होती थी कि मेरे तो मम्मी पापा इतने लंबे, मेरी तो हाइट बहुत लंबी, ऐसी चली जाएगी। तुम्हें पता है उसके एफर्ट्स सच में काम आए, उसकी हाइट 6 फीट 1 इंच है, जबकि उसके पेरेंट्स की हाइट 5'5", मम्मी की तो 5'5" होगी, मम्मी की तो 5 होएगी मुश्किल से, पापा की 5'5" होएगी। उनका बेटा कितना गया? 6'1", वो अपने एफर्ट्स की वजह से। तो ये बात 100% जेन्युइन है, इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है। तुम्हारे पास मान लो फेयर स्किन कलर का, स्किन टोन का तुम्हारे पास जीन्स है, तुम धूप में खड़े रहोगे तो वो डार्क होगा ना, हाँ। ऑल्दो तुम डार्क को फेयर में कन्वर्ट नहीं कर, वो भी कर सकते हो। तो ग्लूटाथियोन, कौन सी एक्ट्रेस है वो, काजोल, कितने डार्क कॉम्प्लेक्शन से कितनी गोरी होगी ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन लगवा लगवा के, आज तो वो भी कर सकते हो तुम। समझ आए? तो जीन्स अलग चीज, और ये जो जीन्स हैं दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंट, क्योंकि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे इन्वायरमेंट का रोल लगता है। गेटिंग? चलो कॉपी में डालना शुरू करो बेटा।